Hello everyone, welcome to another episode of PSX Insights by SFEL. This is यूरीद खान। आज स्टॉक मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने में आया क्योंकि ट्रंप ने इस्लामाबाद अकॉर्ड पीस डील यूएस ईरान पीस डील से विड्रॉ करने का बोला है, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान मार्केट बल्कि ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सेलिंग प्रेशर देखने में आया। क्रूड ऑयल हमें दोबारा से बुलिश नजर आ रहा है। बिफोर डाइविंग इनटू दिस डिस्कशन, लेट मी शो यू जिस तरीके से मैंने आपसे लास्ट वीक शेयर की थी जो हमारी ट्रेड कॉल्स थी, इस वीक की हमारी क्या ट्रेड कॉल्स रही वो मैं आपसे शेयर करता हूं। जी, हमने थर्सडे को टीपीएलपी की ट्रेड कॉल शेयर की थी जिसकी बाइंग प्राइस थी 11.25 रुपीस। इसका स्टॉप लॉस हमारा था 10.10 और इसका ओवरऑल टारगेट हमारा था 13 रुपीस, जो कि हमारा टारगेट हिट हुआ और इसमें अराउंड हमने 16% के गेन्स हासिल किए। सेकंड एक और कॉल हमने शेयर की थी 18 जून को ओजीडीसी की, जिसको हमने बाय किया था 335 रुपए पे। स्टॉप लॉस हमारा था 322 रुपए और इसका ओवरऑल टारगेट था 351, जिसपे हमने अराउंड 5% के गेन्स लिए। तो अगर आप लोग ये ट्रेड कॉल्स हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट करें, एसएफएल का हिस्सा बने और ये ट्रेड कॉल्स एंजॉय करें। चलें आगे बढ़ते हैं अपने शो में और हारिस भाई से पूछते हैं कि हारिस भाई ये यूएस ईरान सिचुएशन को और ओवरऑल मैक्रोस को किस तरीके से देख रहे हैं। जी हारिस भाई। जी वालेकुम सलाम यूरिक भाई, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। बिल्कुल ऐसे ही है, मार्केट में आज ऑल आउट सेलिंग देखी गई और अनएक्सपेक्टेड था। और जब अनएक्सपेक्टेड अब नॉर्मल एक सेलिंग आती है सेंटिमेंट्स की बेस पे, यहाँ वहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं काफ़ी पैनिक करते हैं और प्लान ऑफ एक्शन ये उन लोगों के लिए खास तौर पर जिनका प्लान ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइडेड नहीं होता, तो वो फ्लो के साथ, मार्केट के फ्लो के साथ वहाँ पे सेलिंग आ जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट्स करें एक प्रॉपर नॉलेज के साथ करें और आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किन लेवल्स पे आपकी एंट्री है या एग्जिट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आपके जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आपको मैटर ही नहीं करनी चाहिए। एज लॉन्ग एज आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, आप उसमें इन्वेस्टेड रहें। और बल्कि इस तरह की जब करेक्शन आती है तो वो फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होती है। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा आज एक इवेंट था मार्केट को जिसने इम्पैक्ट किया, और हमने पहले भी ऐसा देखा था ऑयल प्राइसेस के इंक्रीज होने का उसका क्या इम्पैक्ट आता था चेन ऑफ इवेंट्स के तहत। हमारे उसमें हमारा जो है करंट अकाउंट का डेफिसिट इंक्रीज हो सकता है। और उसके साथ ही अगर हम क्योंकि इम्पोर्ट बेस्ड हम कंट्री हैं, तो लिस्टेड कंपनी जितनी भी हैं, जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। इनपुट कॉस्ट के साथ उनकी अर्निंग्स में है वो डिक्लाइन आता। जब अर्निंग्स डिक्लाइन में आएगा और उसमें मार्केट परफेक्टली इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट मार्केट करती हैं, प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, तो राइटली सो होपफुली ये सिचुएशन रिवर्ट हो जाएगी। पहले भी हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स वक्ती तौर पे जरूर नेगेटिव रिएक्ट किया उन्होंने, लेकिन तो कोई ऐसी पॉजिटिव खबर आ जाती है कि मार्केट्स वहां से रिवर्ट होती है, होपफुली ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। और आज ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि मार्केट ने काफी ज्यादा करेक्शन लिए और आपने जो इसके लेवल्स भी आपसे पूछेंगे कि कहाँ तक जा सकती है, कहाँ मार्केट देखते हैं, जिसका काफी लोगों को इंतजार भी है कि आप क्या बताएंगे इस पे। और अगर फर्दर इसमें पिछले हफ्ते की डेवलपमेंट्स देखें तो काफी पॉजिटिविटी है। ऑब्वियसली अगर आज का दिन निकाल दिया जाए तो मार्केट ने काफी पॉजिटिव बिहेव किया। और मार्केट इन जो डेवलपमेंट्स हैं इसके अम्ब्रेला के अंडर हम देखें काफी अच्छी जो मार्केट की मूव भी देखी, और ऑब्वियसली इसकी जो अंडरलाइंग रीजन थी ये डेवलपमेंट्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एफबीआर कलेक्ट्स रुपीज 13 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2026, जो रिवाइज टारगेट्स थे एफबीआर ने उसको मीट किया। नेट कलेक्शन में 11% ग्रोथ हुई। इनकम टैक्स की जो है उसमें 14% ग्रोथ है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। एचबीएल पीएमआई इजेस टू 50.8 इन जून 2026। ये जो आप देखें इसमें मेन जो थ्रेशोल्ड है वो 50 का है। हमने इसको मैं पॉजिटिव इसलिए कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये ईज आउट हो चुका है। पहले ये 53.6 था और फरवरी में, उसके बाद जब से ये यूएस ईरान की हमने टेंशन देखने को मिली है, हमने ये कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा था, कहीं ना कहीं ईज आउट हो चुका है। लकी सीमेंट्स बूस्ट कराची प्लांट कैपेसिटी बाय 300,000 टन।
एज अ रेफरेंस आपको बताऊं कि लकी लकी की जो टोटल कैपेसिटी है वो 15 मिलियन टन के अराउंड है। तो ये समझ कि 2% इंक्रीज है उनकी कैपेसिटी में। लकी सीमेंट ऑब्वियसली इट्स कॉन्ग्लोमरेट, एक सीमेंट सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट जिस 7th कंसेक्यूटिव ईयर था जिसमें लकी सीमेंट ने अपनी डिस्पैचेस में हाईएस्ट डिस्पैचेस रहे इस सेक्टर में, तो लकी सीमेंट गोइंग फॉरवर्ड इसमें जाहिर कैपेसिटी इंक्रीज के साथ अपनी जो अर्निंग्स को, अपने जो वॉल्यूम्स को इंशाल्लाह मेंटेन रखेगी। मिजान बैंक क्रॉसेस ₹1 ट्रिलियन इन मार्केट कैप। ये एक पॉजिटिव साइन मैं इसको कहूंगा। मिजान बैंक के फाइनेंशियल मैट्रिक्स बहुत स्ट्रांग है, और अगर इसका मार्केट कैप 1 ट्रिलियन से इंक्रीज कर गया, इट मींस मार्केट इज कैचिंग अप विद इट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। उसकी प्राइसेस कैचअप कर रही हैं। स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो 611 मिलियन से इंक्रीज किए हैं। लास्ट टाइम डिक्रीज था। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखें, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है। एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स हमने लास्ट टाइम करनी थी, उसकी वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन आया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंक्रीज ही करता आ रहा है। और इसमें जो है हमारे में रेमिटेंसेस की बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है। और इसमें अब जो पीआईबी के ऑप्शन हुए उसमें भी जो स्टेट बैंक ने 1615 बिलियन रेस किए हैं। जो यील्ड्स हैं वो अक्रॉस द बोर्ड डिक्लाइन आए हैं। 2 ईयर पेपर में तो 70 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है। ये पॉजिटिव साइन है, इंडिकेट कर रहा है कि हम नियर फ्यूचर में शायद इंटरेस्ट रेट्स की कमी देखें, या अगर कमी नहीं भी देखते तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देखेंगे। और पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज बाय 57.11% इन जून 2026 ईयर ओवर ईयर बेसिस में। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है ऑब्वियसली। इसको अब ये है कि इसमें जो मेन रीजन थी हमारी जो फ्यूल की कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट का जो उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला, इंपोर्ट्स हमारी इंक्रीज थी, और उसका जो इफेक्ट है ट्रेड डेफिसिट में वो कंपाउंड हो गया बाय द डिक्रीज ऑफ एग्रीकल्चरल और एंड टेक्सटाइल शिपमेंट्स। ये एक नेगेटिव साइन जरूर है हमारे इसमें, जो हमारी ओवरऑल करंट अकाउंट को जिस तरह रेमिटेंसेस सपोर्ट कर रही है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो है वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारा है, इसलिए नेगेटिव डेवलपमेंट है। जून की यूरिया ऑफटेक्स में इंक्रीज आया है 2% से, और ये पॉजिटिव साइन है। ओएमसीज वॉल्यूम्स फेल बाय 20%। ऑब्वियसली एमएस और एचएसडी प्राइसेस में इंक्रीज है, जिसकी वजह से, क्योंकि एचएसडी ज्यादा और ज्यादा जो है इंक्रीज एचएसडी प्राइसेस में है, और वो इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होता है। और इसमें हमने इसकी वजह से ओएमसीज वॉल्यूम्स में जो है वो कमी देखी, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जो है आउटपुट में हम कमी देखी इनपुट कॉस्ट के इंक्रीज होने की वजह से। और फर्दर अगर देखा जाए, पेट्रोल और डीजल प्राइसेस रिड्यूस बाय 1.97 पर लीटर। ये एक कह लें कि स्लाइटली पॉजिटिव है। ठीक, मार्केट फर्स्ट इंस्टेंस को ज्यादा रिएक्ट कर रही होती है, इंटरनेशनल मार्केट्स इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को ज्यादा फॉलो कर रही है हमारी मार्केट। और इस वजह से बस ये मैंने पॉजिटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव। गवर्नमेंट पास ऑन कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई भी चेंजेस आती हैं उसको आगे पास ऑन कर रही है, दैट इज पॉजिटिव। सीमेंट डिस्पैचेस इंक्रीज बाय 18.38% ईयर ओवर ईयर, इट्स अ पॉजिटिव साइन ऑब्वियसली। वीकली एसपीआई डिक्रीज बाय 0.98%। अगर ईयर ओवर ईयर में देखें तो 13.5% इंक्रीज है। मैंने इसको न्यूट्रल कहा क्योंकि हम ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया कि मार्केट इसको साथ साथ ही हम देख रहे होते हैं, ऑयल प्राइसेस में क्या चेंजेस आ रही हैं, तो ये एक उसका ही इम्पैक्ट है। मार्केट एक चीज पे बार बार रिएक्शन नहीं देती। फिर पहले हम देखते थे कि वीकली एसपीआई जो है वो 15% से ज्यादा ईयर ओवर ईयर इंक्रीज होता था, अब कहीं ना कहीं वो नॉर्मलाइज होता जा रहा है। हम इसका इफेक्ट भी देख रहे हैं, जो ऑयल प्राइसेस में भी रिसेंटली डिक्लाइन आया। पंजाब गवर्नमेंट ग्रांट्स 99% एग्जाम्पशन फॉर ईवी टू बूस्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ये एक पॉजिटिव साइन आप कह लें, ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव साइन। अगर हमने ऑयल की इंपोर्ट्स पे हमारी जो डिपेंडेंस है, अभी हमने उसका ट्रेड अकाउंट पे हमने उसका इम्पैक्ट भी देखा कि कैसे डेफिसिट इंक्रीज हो गया सिंपली बाय जस्ट जो हमारी ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज आई थी। और अगर तो ये एग्जाम्पशन मिलती है ईवीज को जिस तरह गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इस अडॉप्शन की वजह से हमारे ट्रेड जो अकाउंट है उसमें कमिंग ईयर्स में बहुत फायदा होगा। M2 rises by ₹1 ट्रिलियन इन अ वीक। इसमें 4.5% जो ग्रोथ है बैंक्स के डिपॉजिट्स की है, इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द बैंकिंग सेक्टर। ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव न्यूज एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। स्टेट बैंक ने लिमिट कर दिया सेविंग रिटर्न, जो 10 सेविंग रिटर्न, जो मिनिमम सेविंग रिटर्न है वो 10 मिलियन रुपीस के बैलेंसेस को, ये बैंक्स की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थोड़ी सी कम कर देगा। और इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट है बैंकिंग के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, अगर इनके बैंकिंग सेक्टर की स्लाइटली इसमें अर्निंग्स में इजाफा होगा। लास्ट टू जो डेवलपमेंट्स है, लकी इन्वेस्टमेंट अनवील्स इस्लामिक डिविडेंड यील्ड फंड। और इसमें ऑब्वियसली सब मैंने जैसे बताया कि कॉन्ग्लोमरेट, इसमें बहुत सारी उसकी बिजनेसेस हैं। अगेन इट्स अ पॉजिटिव साइन। उसने एक फर्दर एक अपना एक नया वेंचर एक स्टार्ट किया। ग्रनी ग्लोबल मूव्स अहेड विद रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, जो उसने रीट्स के अपने इशुएंस के लिए करना था,
जो जीजीएल है वो उसकी मेजर स्टेक है जीसीआईएल में और ट्रिपल जीएल में। ऐसी लिस्टेड कंपनीज जब अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, इट मींस कमिंग ईयर्स में ये अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को भी बेहतर कर रही हैं, और वॉलेटिलिटी यानी कि जो उनका जो रिस्क है, जो रिटर्न, तो ये इज अ पॉजिटिव साइन। ऐसी लिस्टेड कंपनीज अगर ऐसा करती हैं, ओवरऑल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। अगर आज का दिन एक्सक्लूड कर दिया जाए तो मार्केट ने भी इन डेवलपमेंट पे जो है वो रिएक्शन दिया है। आज की न्यूज ऑब्वियसली थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी मार्केट के लिए भी, और हमारी एंटिसिपेशन भी नहीं थी, और ऐसा होता है, तो मार्केट सेंटीमेंट्स पे न्यूज पे रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से नेगेटिव हुआ। अदरवाइज जो ओवरऑल डेवलपमेंट्स हैं जो पास्ट वीक में रही हैं वो पॉजिटिव रही हैं। जी हारिस भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे दो चीज़ें आपसे इसमें पूछनी थी। एक तो ये कि फर्टिलाइज़र को सेक्टर के बारे में आपने जिक्र किया, सो उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। और दूसरा, सीमेंट के आपने कहा कि डिस्पैचेस बढ़ रहे हैं, तो डिस्पैचेस जो है पर्टिकुलरली सिर्फ लकी पे इम्पैक्ट आएगा, या बाकी जो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर है, या किन कंपनीज पे आप देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है? जी यूरिन भाई, फर्टिलाइजर ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो ये एक स्लाइड पॉजिटिव जरूर कहा है, और इसमें जो डीएपी है उसमें थोड़ा सा डिक्रीज है लेकिन ज्यादा होती है। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमने देखना होता है कि कौन सी कंपनी ज्यादा जो है परफॉर्म कर सकती हैं। इसमें फर्ज करें, अगर लेट से हमने ओवरऑल सेक्टर आइडेंटिफाई किया कि 2% इंक्रीज आया, तो ऐसी कंपनीज जो जिनमें जैसे फातमा फर्टिलाइजर है उनमें 72% इंक्रीज आया, एजीएल में 69% और एफएफसी में 14%। इट मींस कि इन कंपनीज का मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेटर देन द कंपनीज जिनका मार्केट शेयर श्रिंक हो जाए। हाँ जी, और फैक्टर्स भी हैं जो कि अर्निंग्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, और एक बेसिक डिसीजन मेकिंग के इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या नहीं वो एक अलग है। लेकिन अगर वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपने इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आप पहले से ही नंबर्स को ट्रैक कर लें कि किन कंपनीज का मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। बेसिस ऑन द फैक्ट ऑफ दीज नंबर्स, हम इन नंबर्स को अपने एसएफएल के जो हमारे व्हाट्सएप चैनल्स हैं ये टाइमली अपडेट हो जाते हैं। तो आप इनको अगर ट्रैक करना चाहें तो आप उसको फौरन ट्रैक कर सकते हैं, और इसकी अगर आप पहले से ही अपनी बाइंग कर लें इन स्टॉक्स में और अपने इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लें, तो आप अपने रिटर्न्स को भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये इसमें आप देखें, जो ई फर्ट है उसका मार्केट शेयर उसमें जो है जो डिक्लाइन आया उसके ऑप्टिक्स में, डेफिनेटली मीन इनके मार्केट शेयर में कमी आई है। इसके अलावा आपने सीमेंट्स का पूछा। सीमेंट्स ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2026 में बहुत ऑप्टिमिस्टिक फिगर्स रहे हैं, रिवाइवल हुआ है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का, जो है पॉलिसी रेट बड़े स्टेबल रहे हैं, कोल प्राइसेस हमने नीचे देखी हैं, और इसका मतलब सीमेंट सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा मिला, और इसने एक पिछले अगर 1 से 2 साल में आप कंपेयर करें तो सीमेंट सेक्टर ओवरऑल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, इसमें भी यही आप देख सकते हैं कि जो साउथ बेस्ड प्लांट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू नॉर्थ बेस्ड प्लांट्स वो ज्यादा है। चाहे वो डोमेस्टिक की डिस्पैचेस हो, इवन उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, क्योंकि उनका जो सी पोर्ट से जो उनकी जोग्राफिकल क्लोजनेस है, इस वजह से उनको इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ती है, इस वजह से उनको वहां पे भी फायदा मिला। ऑब्वियसली नॉर्थ में कुछ जो अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी, जो नॉर्थ बेस्ड प्लांट्स हैं उन्होंने वहां पे सफर किया। तो साउथ देखें, हम यहाँ तक आगे कि साउथ बेस्ड प्लांट्स में उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा है, फिर उसके बाद हम कंपनीज पे एनालाइज कर सकते हैं किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है बेसिस ऑन देयर फाइनेंशियल मैट्रिक्स और टेक्निकल एनालिसिस। तो ये चीज है। और ओवर टू यू युरीत भाई, काइंडली केएससी 100 के हवाले से बताइएगा। मेरा ख्याल आज के मार्केट के सेशन के बाद काफी लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां तक मार्केट करेक्ट हो सकती है या उसके बाद बाउंस कर सकती है। अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। सोचिए, यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी हारिस भाई, बिल्कुल ऐसा ही है कि आज के सेशन के बाद बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मार्केट का क्या हम लेवल्स मार्क कर रहे हैं, या किस तरीके से मार्केट का को देख रहे हैं, या इंडेक्स को कैसे देख रहे हैं। सो बेसिक्स हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि EMA 2151 जो है बैंड बुलिश है। अगर बुलिश साइड की वेटेज में देखूं तो मेरे पास आज 4 पॉइंट्स हैं, बेयरिश साइड पे मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं। सो मेरे हिसाब से आज
आज जब हम मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, इंडेक्स को एनालाइज कर रहे हैं, सो बेयर्स की वेटेज ज्यादा है। सो पहले बेयरिश पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है, 188 टू 190 की हमारे पास रेजिस्टेंस है। और जब ये रेजिस्टेंस जोन जब इस तरीके से बनता है तो वहां पे बहुत मैटर करता है कि कैंडल्स कैसी क्लोज हो रही हैं। सो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो एक बेरिश इनगल्फर यहाँ पे बनता हुआ हमें नजर आया है कल, और आज मार्केट ने उस इनगल्फर को रिस्पेक्ट करके गैप डाउन ओपन हुई है और मार्केट अच्छी खासी करेक्ट हुई है यहाँ पे। सो डेफिनेटली यूएस का, ईरान का इम्पैक्ट तो आज बाद में आया, बट ये कि हमारे पास मार्केट ने कल हमें बता दिया था कि ये बेरिश एनगल्फर बन रही है, तो मार्केट यहां से करेक्शन की तरफ जा सकती है। सो अगर हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स पे देखें या अगर सपोर्ट जोन कोई मार्क करें तो वो हमारे पास यहाँ पे 171 172 का जो है जोन बनता है। ये लास्ट टाइम भी एक अच्छा सपोर्ट जोन के तौर पर काम कर रहा था। ये पहले रेजिस्टेंस जोन था जब मार्केट यहां से नीचे गई थी। सो ये एक अच्छा जोन है, यहां तक मार्केट करेक्ट हो सकती है। एंड सेकेंडली ये 382 यानी फिबोनाची की गोल्डन नंबर है। सो यहां तक कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है तो डेफिनेटली हमें यहां पे एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मार्केट यहां पे करेक्ट होने के बाद एक न्यू हाइज की तरफ अपने चली जाएगी। एक चीज बेरिश में हम और देखें, ईएफआई पे बेरिश डाइवर्जेंस है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि कोई डाइवर्जेंस नहीं है ईएफआई पे। सो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ईएफआई पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, बट अगर अब हम देखें तो ईएफआई पे बेरिश डाइवर्जेंस बन गई है। एल्डर फोर्स इंडेक्स के ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस बन रही हैं और उसका इंपैक्ट हमने आज ये देखा कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुई है और तकरीबन 7000 नेगेटिव पॉइंट्स की मार्केट ने कैंडल बनाई है। सो इन माय ओपिनियन मार्केट यहां से करेक्ट होके इस सपोर्ट जोन पे आ सकती है और यहां से मार्केट फिर अपना जो है बेरिश कैरेक्टरिस्टिक को खत्म करेगी। यहाँ पे बेयर्स का जो है प्रेशर अब्जॉर्ब हो जाएगा और मार्केट यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगी। सेकेंडली ये चीज मार्केट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है कि मार्केट्स सीधी सीधी ऊपर नहीं जाती हैं। मार्केट्स के लिए जरूरी होता है कि वो ऊपर जाती हैं, हायर हाई प्रिंट करती हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिला। मार्केट ने अपना हायर हाई प्रिंट किया है, अब मार्केट हायर लो बनाने के लिए नीचे आ रही है। यहाँ कहीं इस जोन में आके मार्केट अपना हायर लो प्रिंट करेगी, फर्दर फिर मार्केट नेक्स्ट हाई के लिए जाएगी। सो इट इज नॉट साइन कि यहाँ पे रैली खत्म हो गई है, बुलिश रैली खत्म हो गई है या मार्केट अब जो है टूट जाएगी। नहीं, मार्केट बढ़ जाएंगे यहाँ से, बट एक करेक्शन है, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। सो हम वहां से इसको बाय कर सकते हैं। जी थैंक यू युरीत भाई। ये मेरा ख्याल है आज की मार्केट को देखते हुए सबसे वैल्यूएबल पार्ट था। काफी लोग इसको इंतजार कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। और अब मुझे बताइएगा कि अब आने वाले कुछ दिनों में टॉप पिक्स अगर ऐसी कौन सी होंगी जो कि मार्केट को भी आउट परफॉर्म करें। अच्छा जी, बिल्कुल हारिस भाई, मैं इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि इंडेक्स जब इस तरीके से जो है रिट्रेसमेंट लेती है, इंडेक्स जो है साइडवेज होती है, सो ऐसे में मार्केट में हमारे पास जो प्रीवियस डाटा हमें शो करता है कि मार्केट में प्रीवियसली हमने देखा है सेकंड टियर थर्ड टियर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ स्टॉक्स की लिस्ट मेरे पास है, सो वो मैं आपको बता देता हूं कि जिन स्टॉक्स को हमें देखना चाहिए। एसपीएसएल, बीएमएल, बीओपी, एलएससीसीएल, एलएससीवीएल, इसमें आज हमें वॉल्यूम्स भी देखने को मिले। एलएससीसीएल में आरपीएल, टीपीएल, टीपीएलपी, ये जो सेकंड टियर थर्ड टियर कंपनीज हैं, इनमें हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो हमें देखना चाहिए कि जो अपनी ब्रेकआउट चैनल्स पर हैं, जो ब्रेक कर रही हैं, अपने हाइज को ब्रेक कर रही हैं, सो उन कंपनीज में हम ट्रेड कर सकते हैं। जो आज मेरे पास टॉप पिक है वो एक बैंक है, बीआईपीएल, बैंक इस्लामी। सो चलें मैं उसका आपको चार्ट दिखाता हूं, फिर फर्दर उसको डिस्कस करते हैं। जी, तो बीआईपीएल पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया हुआ है। इसकी सबसे अच्छी चीज ये होती है सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, और यहां से ये बुलिश ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है, अपने बेयरिश ट्रेंड को खत्म करके बुलिश साइड पे मूव करना शुरू हो रहा है।
ट्राइंगल का इसने ब्रेकआउट दिया, आज उस ट्राइंगल को दोबारा से रीटेस्ट किया है, सो विच इज अ वेरी गुड साइन। आज जो इसकी क्लोजिंग थी उसके अराउंड अगर हम इसको 2790 के अराउंड अगर हम बाय करते हैं और प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड कर सकते हैं, करंट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। और इसको ओवरऑल जो टारगेट्स मैं इसके देख रहा हूं विच इज अराउंड 34.5 रुपीज, जो तकरीबन 24% का गेन्स बनते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। चलें हारिस भाई, आपका क्या ख्याल है बीआईपीएल को लेके, कि बीआईपीएल को आप फंडामेंटल्स पे किस तरीके से देख रहे हैं? जी युरीत भाई, बैंक इस्लामी के हवाले से अभी हमने बैंक्स में एक देखा कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमने देखने को मिली है कि जो उन्होंने मिनिमम जो रिटर्न रिक्वायरमेंट है वो खत्म कर दी गई है, जो 10 मिलियन से ज्यादा जिनके सेविंग अकाउंट्स हैं। और ओवरऑल ये सेक्टर बड़ा ही एक डिफेंसिव सेक्टर है। जो अर्निंग्स भी एक स्टेबल रहती हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। डिफेंसिव सेक्टर के साथ इसकी पे आउट्स भी मोस्टली बैंक्स के काफी स्टेबल रहते हैं। और अगर आप बीआईपीएल पे बात करें, इसका जो सरमाया स्कोर है काफी मॉडेस्ट है, कोई इतना कोई खास मैं इसको नहीं टर्म करूंगा, लेकिन इसकी जो ग्रोथ रेशोज हैं वो काफी कन्विंसिंग है। अगर उसमें जो है ईपीएस की ग्रोथ थोड़ी सी अगर आप उसमें देख सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारी ग्रोथ रेशो अच्छी कैटेगरी में आ रही है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जो 2025 के इसके रिजल्ट्स आए थे वो थोड़े से जो है उनमें हमने थोड़ी कमी देखने को मिली थी। बहुत ही अच्छा 5 सालों से हम इसका ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो इसका जो रिसेंट टाइम्स के जो रिजल्ट्स थे उसमें हमने कमी देखी थी और उसके बाद स्टॉक ने काफी ज्यादा करेक्शन ली भी थी। अगर आप इसको अगर कंपेयर करें पीछे केएसई 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के साथ, तो पिछले एक साल में इसने केएसई 100 को अंडर परफॉर्म ही किया। इसकी मेन रीजन यही थी। और हम अगर स्टेबिलिटी की तरफ देखने को मिले तो इसका जो डेट लेवल्स है बहुत ज्यादा है। इसके एक्सपेंशन अपने प्लान्स को परसू करने के लिए एसेट बेस जो इसने इंक्रीज की है उसके वाले से भी, और इसने शरिया कंप्लायंट जो स्कूप बॉन्ड्स इशू किए हैं, मेन रीजन इसकी टैक्स टोटल डेट के इंक्रीज होने की यही थी। अभी अगर मैं गोइंग फॉरवर्ड इसमें कुछ अगर देखूं तो इसके जो रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें जो है मेन इनमें इंटरेस्ट इनकम जो है वो हमने देखा कि डिक्रीज हुई है। इंटरेस्ट इनकम में डिक्रीज है, और लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस भी वो भी डिक्रीज हुए ओवर ओइंग टू द फैक्ट कि आपकी पॉलिसी रेट ही कम हुए, लेकिन जो इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा कम हुए एज कंपेयर टू इंटरेस्ट इनकम। इट मींस कि इसके मार्जिन में हमें बेहतरी देखने को मिली है। लेकिन जो इसकी मेन जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट में 50% इंक्रीज हुआ है। और जो इसमें टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है या सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट है, अगर उसके नोट्स आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके देखें तो वहां पे 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जरूर है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस जो गोइंग फॉरवर्ड अब जो इसकी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा किए जाए, और जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं जैसे कि इसके करंट अकाउंट्स की जो है वो ज्यादा उसमें वो ज्यादा उसको परसू किया जाए। और वो मैनेजमेंट कुछ हद तक कामयाब भी हो रही है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि इसके 34% ग्रोथ आई है करंट अकाउंट्स में, जो कि अब ऑलमोस्ट 45% बन जाता है इसके टोटल डिपॉजिट्स का। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और इसके अलावा इसकी जो ओवरऑल डिपॉजिट्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है 18% ग्रोथ देखी हमने पिछले साल। जो 2025 से अगर कंपेयर करें 2024 में 18% ग्रोथ है, जो कि पार है सेक्टर एवरेज के। सेक्टर एवरेज में भी हमने इतनी ही ग्रोथ देखी। और इसके अलावा अभी ये ऑलमोस्ट 7 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। मुझे ये जो है थोड़ा सा अंडर वैल्यूड जरूर लगता है। अभी इसने जो करेक्शन लेनी थी काफी हद तक ले चुकी है। मैनेजमेंट के कुछ एम्बिशियस प्लान्स हमें नजर आ रहे हैं, जो कि इसके अंदर जो फ्लॉज हैं, अगर जो इसके डेट लेवल्स हैं या जो भी वो उसमें उसमें कमी आ सकती है। इसकी वजह से इसकी जो अर्निंग्स है बाकी दोबारा ट्रैक पे आ जाएगी इंशाल्लाह। और जो आपने टारगेट्स दिए हैं 34-35 के अराउंड, अगर आप इसको प्राइस अर्निंग के मल्टीपल को कंपेयर करें सेक्टर एवरेज के साथ, तो हमें ये लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये इतना हो सकता है, अज्यूमिंग कि इसकी जो यहाँ पे अगर इसकी अर्निंग्स इतनी कांस्टेंट रही या थोड़ी सी हमने इसकी ग्रोथ भी देखी। और इसमें सबसे एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसकी जो नॉन मार्कअप इनकम है काफी रिजिलियंट रही है, और उसने इसको काफी सपोर्ट किया। तो बैंक ऑब्वियसली नॉट वन ऑफ माई फेवरेट बैंक्स, लेकिन इतना जरूर है कि जो आपके टेक्निकल टारगेट्स हैं मैं इनको जरूर बैक करता हूँ कि ये यहाँ तक पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। जी, जो सेकंड पिक मेरे पास है वो है लॉट कैम को लेके, एंड आई एम अज्यूमिंग यह कंपनी आपको कोई खास पसंद नहीं आएगी, बट फिर भी मैं इसके बारे में बात करूंगा जो मुझे, क्योंकि चार्ट्स पे अच्छी लग रही है।
अच्छा, इसमें दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो इसका सपोर्ट जोन इसने बनाया हुआ था 38% के जो गोल्डन रेशो पॉकेट के अंदर, उसको इसने रिस्पेक्ट किया है, वहीं से बाउंस आया ये अपने रेजिस्टेंस पे से, यहाँ से इसने जो है रिट्रेसमेंट ली है और दोबारा करेक्ट हो रही है। सो इस पे एक पैटर्न जो हमें देखने को मिल रहा है वो है एबीसीडी का, कि एक अच्छा एबीसीडी पैटर्न ये बना रही है। अगर हम इसको देखें यहाँ से, इसकी लेग बनाते हैं तो 38% की इसने करेक्शन ली है। उसके हिसाब से जो इसके टारगेट्स बन रहे हैं वो हैं 38.20 के। मेरे हिसाब से इसको हमें करंट प्राइस के बजाय थोड़ा सा, ये कहीं रिट्रेस होता है इस सपोर्ट के पास कहीं आता है 236 के, या इस पॉकेट के अंदर कहीं आता है, तो वहां पे इसको बाय करना चाहिए, कंसिडरिंग द स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो। यानी 2550 के से नीचे स्टॉप लॉस रख के इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। एक अच्छा टारगेट इस पे हमारा बन जाएगा, बट इस पे वेट करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से जब इसकी ट्रेड कॉल बन रही होगी तो हम इसको अपने एसएफएल के प्रीमियम ग्रुप में शेयर कर देंगे। सो जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो डेफिनेटली उसको अवेल कर सकते हैं उस ट्रेड को वहां पे। सो आप किस तरीके से देख रहे हैं हारिस भाई लॉट कैप को, ऑल्दो आपकी इट्स नॉट वन ऑफ योर फेवरेट कंपनी? जी युरीत भाई, बिल्कुल आपका सही अंदाजा कि यहाँ इसकी मेन रीजन हमारे सामने ही है। और इसमें हमने सरमाया स्कोर इसका बहुत कमजोर है, और हम अगर इसकी रेशोज पे भी देखें तो काफी ज्यादा ग्रोथ रेशोज हो, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, काफी ज्यादा वीक हैं। और इसकी मेन रीजन ये है कि कंपनी ने पिछले कई सालों में काफी चैलेंजेस मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे इसने काफी चैलेंज, क्योंकि सिक्लिकल कंपनी है, इंटरनेशनल डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट करती रही केमिकल्स की। इसके अलावा सप्लाई चेन की डिसरप्शन रही, फ्यूल की जो इनकी कॉस्ट है वो, उसके वाले से इनको चैलेंजेस देखने को मिले। ओवरऑल कंपनी ने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया है रिसेंट टाइम्स में। अभी कंपनी को एक दुबई बेस्ड कंपनी है पीटीए होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम से, जिसने मेजॉरिटी स्टेक्स नहीं है अराउंड 78% के। और इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट कंपनी है उसने अपने पाकिस्तानी ऑपरेशंस को डाइवेस्ट कर दिया है। तो ओवरऑल मुझे ये कंपनी कोई इतनी खास नहीं लगती। लेकिन अभी इसमें एक डेवलपमेंट आई है जो कि बड़ी मेन डेवलपमेंट आप कह लें, या इसको कह लें कि एक ऐसी बेसिस है जो कि अगर इसको आगे इसमें जो कमजोरियां हैं वो शायद इसकी दूर कर दे। अगर वो ये है कि जो इसने रिसेंट टाइम में ईपीसीएल की एक्विजिशन ये कर रही है कंपनी, ईपीसीएल की मेजोरिटी स्टेक से ले रही है। और इसमें जो उन्होंने अपनी मेन जो ऑब्जेक्टिव है इनका है वो है सिनर्जी कॉस्ट जो उनको अचीव होगी बिकॉज ऑफ द लोअर एनर्जी कॉस्ट। इनकी एक स्पेयर ट्रांसमिशन लाइन है जो एग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड को ये अपनी जो सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इसकी वजह से ये है कि इनकी ऑब्वियसली ओवरऑल जो एवरेज कॉस्ट है या इनकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएंगी। और ये सोलर और विंड प्लांट भी जो सोलर पैनल और विंड प्लांट भी लगाने जा रहे हैं, जिससे इनके ओवरऑल जो सेविंग्स हैं, एनर्जी सेविंग्स हैं जो इनकी, वो होगी अराउंड 10 बिलियन पर ईयर। अगर आप इनकी जो यहाँ देखें, इनके डेट लेवल बहुत इंक्रीज कर गया। तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट ये कर रही है कि जो जो इनको सेविंग अचीव होगी सालाना जो 10 अरब रुपए, उससे ये अपने डेट को कम करेगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये एक इसमें डेवलपमेंट आ जाए पॉजिटिव। जो कंपनी के भी रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर के, वो काफी ऑप्टिमिस्टिक आए हैं। उसमें 123% इंक्रीज है इसकी अर्निंग्स में। वॉल्यूमेट्रिक सेल्स इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बेटर रियलाइज्ड प्राइसेस की वजह से कंपनी में एक बेहतरी देखने को मिली, इनके रिजल्ट्स में बेहतरी देखने को मिली। और इसकी फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है। हालांकि फाइनेंस कॉस्ट ओवरऑल क्योंकि पॉलिसी रेट कम है, कम होनी चाहिए थी, डेट लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और ईपीसीएल के भी अगर आप उसको भी अगर देखें तो खास इतनी खास कंपनी है, ऑब्वियसली उसको भी इसी तरह के, क्योंकि एक ही सेक्टर है, उसमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को बहुत ज्यादा वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस वक्त जो इस कंपनी की अर्निंग्स है वो अराउंड 1.5 के करीब है, जो कि खास अंडर वैल्यूएशन ऐसा शो नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि कोई हमें अंडर वैल्यूएशन की तरफ इशारा हो। तो इस वजह से अभी इसमें एक कॉशियस स्टांस जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में चेंज आती है तो हम इस कंपनी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और ये जिस तरह पहले फाइनेंशियली इनको चैलेंजेस का सामना रहा,
वो ऑब्वियसली वो कंटिन्यू रहेगा। इस वजह से ये इन्वेस्टमेंट वर्दी नहीं रहेगी ये कंपनी। जी युरीत भाई। जी बहुत शुक्रिया हारिस भाई। और मेरा भी यही ख्याल है कि कहीं एज अ इसका शेयर थोड़ा सा रिट्रेस करता है, नीचे हमारे जोन में आता है, तो फिर ही हमें बाय करना चाहिए। करंट प्राइस पे तो मैं भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि हमें बाय करना चाहिए ये। जी युरीत भाई, ये तो टॉपिक्स के हवाले से हमने बात कर ली। अब एक इंटरेस्टिंग जो सबसे हमारा सेगमेंट होता है रूमर्स के हवाले से, उस हवाले से जरा बताइएगा इस वीक आपको कौन सी ऐसी कंपनी लग रही हैं जिनमें रूमर्स, कोई अंडरलाइंग रूमर्स हैं जिनके पास। जी बिल्कुल हारिस भाई, कुछ रूमर्स इस वीक भी हमारे पास हैं, जिसमें से एक जो मुझे रिसेंटली जो है सुनने में आया है आरपीएल के बारे में, कि आरपीएल में लाहौर और कराची में एचएनआईज बाइंग कर रहे हैं आरपीएल को, रोशन पैकेजेस लिमिटेड को। सो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है आरपीएल के लिए। और चलें इसको चार्ट्स पे देखते हैं और फिर इस पे अपना स्टांस बिल्ड करते हैं कि अभी हमें इस पे क्या करना चाहिए। अच्छा जी, आरपीएल को अगर हम चार्ट्स पे देखें, सो ये एक अच्छा रिग्रेशन चैनल इसने बनाया हुआ है। ये चैनल के जो ट्रेंड लाइन है वहां से रिजेक्ट हुआ है और वापस नीचे की तरफ आया है। ये ही इसका एक सपोर्ट जोन था 1826, 1770 के अराउंड। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन इसने बनाया हुआ था, वहां से रिजेक्ट होकर उस सपोर्ट जोन में ट्रेड हो रहा है। सो इन माय ओपिनियन ये अगर रिट्रेस होता है और दोबारा ये हमें इस चैनल के ट्रेंड लाइन के जो बॉटम ट्रेंड लाइन है वहां पे कहीं मिलता है, यानी 1760 के अराउंड हमें ये मिलता है, सो हम इसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो, यानी कि 14.7 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और जो इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है, पहली रेजिस्टेंस, पहला टारगेट जो हमारा होगा, विच कुड बी अराउंड 20.40, और एक्सटेंडेड टारगेट्स पे हम इसको अगर देखें, सो 24.20। सो मेरे हिसाब से इस पे जो हमें रूमर सुनने में आया है वो काफी हद तक इस चार्ट को बैक कर रहा है, कि इसमें अगर एच एन आईज बाइंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक के यहीं से बढ़ के जो है डबल हो जाएगा। इट वेट हेयर, और थोड़ा सा रिट्रेस होता है, वहां पे बाइंग करें और इसके ऊपर हम अच्छे गेन्स ले सकते हैं। हारिस भाई, डेफिनेटली इट्स दोबारा से वैसे ही सेकंड ईयर थर्ड ईयर कंपनी जो कि आपकी फेवरेट नहीं है, बट इसको फंडामेंटली आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी युरीत भाई, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करता चलूँ कि जो भी ऐसी कंपनीज हैं जिनका कोई रूमर्स एसोसिएटेड होता है और अगर वो फंडामेंटली वीक कंपनी है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके जो रूमर्स हैं या कोई ऐसी डेवलपमेंट है वो जरूर चैनलाइज हो, क्योंकि उसकी वेटेज बढ़ जाती है ऑब्वियसली। क्योंकि अगर ऐसा ऐसा उनकी ऐसी कोई डेवलपमेंट चैनलाइज नहीं होती, तो इट मीन्स के इन्वेस्टर्स जो हैं, क्योंकि कंपनी वीक है और कोई ऐसा उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो स्टकअप हो जाएंगे बहुत देर के लिए। युरीत भाई को समझ आ गई है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और क्योंकि माशाल्लाह बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं। लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके जो रेशोज हैं काफी वीक हैं। ऑब्वियसली ऐसी कोई इसमें बात नहीं है, ग्रोथ थोड़ी सी इसमें पॉजिटिव है, अदरवाइज इसकी वैल्यूएशन अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, कंपनी इस वक्त जो ट्रेड कर रही है वो ऑलमोस्ट 21 के प्राइस अर्निंग के मल्टीपल पे है। कोई ऐसी इसमें डेवलपमेंट्स, बिजनेस डेवलपमेंट्स भी नजर नहीं आई। और जो इसका सेक्टर का एवरेज है वो 7.5 के करीब है। और इसमें जो रिसेंटली जो क्वार्टर के इसके रिजल्ट्स हैं वो कुछ बेहतरी उसमें हमने देखी है। जो इसके जो वहां पे हमने देखा कि इसमें 15% ऑलमोस्ट रेवेन्यू में ग्रोथ आया। लेकिन जो क्वार्टरली इसकी ईपीएस आई है वो 0.2 रुपीज की आई है, एज कम्पेयर टू 0.85 जो हमने सेम क्वार्टर लास्ट ईयर देखा था। और इसमें जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज इसके बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए 20% से, और फाइनेंस कॉस्ट 40% से इंक्रीज कर गई, डेट बहुत ज्यादा है। और इसका ऑब्वियसली इस कंपनीज को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल तरह के चैलेंजेस भी हैं, कोई डेवलपमेंट भी नहीं है। और अभी मुझे कोई ऐसी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन भी नहीं लग रही। लेकिन लेट्स से अगर तो ये जैसे युरीत भाई बता रहे हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है अगर आपने ऐसी कंपनीज को ट्रेड करना है। और उसमें आपने अपने लॉसेस को भी, अगर खुदा ना खासा एडवर्स मूवमेंट आती है वहां भी प्रोटेक्ट करना है, और अपने अगर कैपिटल बिल्ड करना है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों के लिए। उसमें एक चीज बहुत मैटर करती है कि हम अपने रिस्क को मिटिगेट किस तरीके से कर रहे हैं। तो हमें अपनी ट्रेड्स में स्टॉप लॉस लगाना, हमें पता होना कि कहाँ पे हम अपने लॉसेस को बुक कर लेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है।
चलें आगे बढ़ते हैं। एक रूमर और मेरे पास है एलएसई वीएल को लेके। एलएसई वीएल के बारे में सुनने में आया है कि ये कंपनी ने अपना स्टांस चेंज किया है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये कन्वर्ट हो गई ये कंपनी। और इनके पास ऑस्ट्रेलियन कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कि इनके साथ इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। सो लेट्स सी इस रूमर को अब अपने चार्ट्स पे चेक करते हैं कि वो चार्ट्स पे ये कंपनी क्या कह रही है। जी हारिस भाई, तो देखें इस पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेकआउट किया है इसने। आज कल इसने ब्रेक किया है। आज भी ये जो है और सारी टेंशन्स के बावजूद इसने एक अच्छी कैंडल क्लोज की है यहाँ पे अराउंड। इसने एक अच्छी कैंडल क्लोज की है, हाई अपना प्रिंट किया है 14 के अराउंड। और यहाँ से अगर मार्केट में ये कोई करेक्शन लेती है थोड़ी बहुत, तो क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें करेक्शन आनी चाहिए। सो अगर करेक्शन लेती है 11 रुपए के आसपास, क्योंकि जो इसका रेजिस्टेंस जोन था जो अब एज अ सपोर्ट जोन बिहेव करेगा, उस जोन में कहीं ये हमें मिलती है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस पे मैं नहीं रिकमेंड करूंगा इसको। इसमें एक छोट करेक्शन आ जाए तो हम इसको बाय कर सकते हैं। और यहां से हम इसको ओवरऑल जो अगर हम टारगेट्स देखें तो ये 18.20 18.90 के आसपास हम टारगेट्स आए कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा बुलिश मोमेंटम कैरी कर रही है ये कंपनी। हायर हाइज हायर लोस प्रिंट कर रही है। ये नीचे सपोर्ट जोन इसने बनाया हुआ था उसको रिस्पेक्ट की है, उस सपोर्ट जोन से बाउंस लिया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है इसने अपनी। सो अगर इसमें करेक्शन मिलती है यहाँ कहीं आके ये अपना हायर लो प्रिंट करती है 11:30 12 के आसपास, सो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हारिस भाई, इस ट्रेड के ऊपर? जी यूरित भाई, एलएसईवीएल बेसिकली स्पेशलाइज करती है नॉन परफॉर्मिंग लोन्स या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है एक्वायर करती है और डेट रीस्केड्यूल करना या ऑपरेशनल रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ये इसका मेन बिजनेस है। रिसेंटली जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। 0.54 से 2.48 की इसकी अर्निंग रिपोर्ट हुई है। लेकिन जो है इसमें मेन रीजन था जो अदर इनकम का इंक्रीज होना। अदर इनकम में भी जो इसके अनरियलाइज्ड गेन थे सिक्योरिटीज पे, वो इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल हमने अर्निंग में ग्रोथ देखी। अगर आप उसको एक्सक्लूड कर दें तो इतनी कोई खास इसकी अर्निंग इस वक्त नहीं है। अराउंड आप समझ लें कि ₹1 के करीब है, जो कि खास जो कि आप यूं समझ लें कि इतनी ज्यादा अंडर वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली शो कर ही नहीं रही। और अगर आप क्वार्टरली रेवेन्यूज की भी बात बात करें तो उसमें भी इसके आप 40% जो है वो डिक्लाइन है, जो कि जो कोर रेवेन्यूज है, तो ये एक अलार्मिंग साइन जरूर है। लेकिन जो मैं आपकी दो बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी जो एनालिसिस है उसके हवाले से दो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा। एक, इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 2x हो गई ये कंपनी ये पिछले चंद महीनों में। और ये वो महीने ऑब्वियसली ओवरऑल मार्केट बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। इसका मार्केट से कोरिलेशन मार्केट से बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया। और इस दौरान हमने ये भी देखा कि इसके कुछ एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स या एग्जेक्टिव्स ने बहुत ज्यादा इनसाइड बाइंग की है। ये हमने इसके सरमाया कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है उससे हम ये भी देख रहे हैं कि ये इसके कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं अब्ताब अहमद साहब। और इसका इम्पैक्ट जब भी ऐसी इनसाइड बाइंग हो, ये एक तरह का लीडिंग इंडिकेटर मान जाता है किसी भी कंपनी के लिए कि मैनेजमेंट इनसाइड जो भी लोग हैं उनकी एक इसके फंडामेंटल्स को लेके या फ्यूचर बिजनेस डेवलपमेंट्स को लेके एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और वो चीजें बल्कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स कंपनी की शेयर प्राइस की या परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट उसका आता है, और वो हमने देखा भी है। और आप जैसे कह रहे हैं अगर फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं तो मुझे लग रहा है कि ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी इंशाल्लाह। ये एक अच्छा पॉइंट आपने इसमें रेज किया कि इसमें इनकी मैनेजमेंट बाइंग कर रही है, इनसाइडर ट्रांजैक्शन हुई हुई है, विच शोज के मैनेजमेंट कंपनी पे कॉन्फिडेंट है। सो हमें वो चीज़ नज़र आ रही है कि कंपनी क्यों बढ़ सकती है यहाँ से। चलें हारिस भाई, रैप अप करते हैं। जो हमारी टॉप पिक्स हमने डिस्कस की, दैट वाज बीआईपीएल एंड लॉर्ड कैम। और रूमर्स में हमारे पास आज दो कंपनीज थी, एलएसईवीएल एंड आरपीएल।
जिनके टारगेट्स हमने कुछ ट्रेड शेयर की हैं, जो नहीं शेयर की हैं ट्रेड्स जिसमें हम वेट कर रहे हैं, वो हमारे कम्युनिटी के साथ शेयर कर दी जाएंगी जब वो हमारे टारगेट्स पर आएंगी। सो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे आप कांटेक्ट करें, अपना अकाउंट ओपन करें, और जो हमारी ट्रेड कॉल्स आ रही हैं आप लोग उसे एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, दोबारा से जिस तरीके से जंग की सिचुएशन बन रही है, या जो पीस डील है उससे यूएस अगर विड्रॉ कर रहा है, सो डेफिनेटली हमें मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगी, जो कि हमने इंडेक्स पे देखा, उसको डिस्कस किया कि इंडेक्स पे किस तरीके से करेक्शन नजर आ रही है। सो अपने कैश पे रहें, थोड़ा सा कोशिश करें, 25-50% अपने पास कैश होल्ड करें। मार्केट करेक्ट होती है, नीचे जो हमारा सपोर्ट जोन है 171-172 के थाउजेंड के अराउंड, वहां पे हम उसको दोबारा से फर्दर न्यू बाइंग वहां पे कर सकते हैं। इस वक्त कैश पे रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू वेरी मच, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब नेक्स्ट एपिसोड में।